जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑफिशियली हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ऑन डिमांड था। सब लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि टॉक्सिक लोगों से कैसे डील किया जाए। एक तो अपने इमोशंस थे वो हमने सीख लिए थे, समझ लिए थे, उसके तो हम खुद ज़िम्मेदार हैं। हम खुद उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, वो एक अलहदा बात है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें कंट्रोल करने की या परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो बात वहाँ पे आती है कि आप थर्ड पार्टी को किस तरह से जो है वो मैनेज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डीलिंग विद द टॉक्सिक पीपल, अंडरस्टैंडिंग द टॉक्सिक पीपल और टॉक्सिक वर्सेस हेल्दी रिलेशनशिप। इन दोनों में फ़र्क क्या है और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं लेकिन उनको लगता नहीं है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से वो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन उनको फ़ील नहीं होता। उनको समझ नहीं आता कि यार हम रोज़ थके हुए रहते हैं, हमारा जहन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, लेकिन वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं। अच्छा, बात ये होती है कि दूसरा वाला भी जानबूझ के नहीं कर रहा था, उसकी आदतें कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, एक टॉक्सिक पैटर्न होता है। तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करके ठीक करेंगे कि किस तरह से उन चीज़ों को ठीक किया जा सके। अच्छा, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों को स्क्रीन दिखे तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। जी, आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, एक छोटा सा सवाल ये है कि मैंने एक सर्वे करवाया था, पोल मैंने करवाया था ग्रुप में, एंड आई डोंट नो कि कितने उसके ऊपर आए हैं क्योंकि मैंने अभी तक वो देखा नहीं है। तो मुझे बताइएगा कि उसमें जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, उसके अंदर 4 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन तो था लैक ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, सवाल ये था कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा साइन है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है, यानी इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगती है टॉक्सिक रिलेशनशिप में सबसे बड़ा किरदार अदा करती है। उसमें पहला था लैक ऑफ ट्रस्ट, दूसरा था कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, बार बार मीखे निकालना, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग बिहेवियर। तो आप में से जिन्होंने लैक ऑफ ट्रस्ट कहा था वो ज़रा माइक ओपन करके बताइए कि क्यों कहा था। कोई भी एक बता दें। Can you repeat the question? जी, वालेकुम सलाम। अच्छा देखें, ग्रुप में मैंने एक पोल करवाया था, उसमें सवाल ये था कि कौन सा ऐसा साइन है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप को वाज़ेह मतलब वो करता है कि सबसे बड़ा साइन ऐसा क्या है जिससे टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है। उसमें 4 ऑप्शंस थे। एक था लैक ऑफ ट्रस्ट, कि ट्रस्ट का बीच में ना होना जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को डेवलप करता है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा था कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने से रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। तीसरा था मैनिपुलेशन और चौथा था कंट्रोलिंग बिहेवियर। तो जिन्होंने लैक ऑफ ट्रस्ट किया था वो मुझे बता दें, हैंड रेस करें, फिर मैं नाम लूँगा, फिर आप बोल दीजिएगा जिसका सबसे पहले। अच्छा, सादिया जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये इसलिए करा था कि जैसे कि रिलेशनशिप में ये होता है कि बार बार एक ही चीज रिपीट करी जा रही होती है, मतलब बोलते हैं कि अब नहीं होगा अगेन, और फिर वही चीज बार बार कंटिन्यूसली रिपीट पे होता है। ट्रस्ट इस ब्रेक वजह होता से रहता है बार बार। हाँ, ट्रस्ट ब्रेक एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बहुत दफा हो चुका है एक ही चीज रिपीट पे। तो अब ये है कि ट्रस्ट ही नहीं है, मतलब वो सामने सब सही हो भी गए तो ट्रस्ट नहीं हो रहा। सही है। या तो ये होता है कि भाई अगर सही कर भी दिया तो हमने कहा ये वक्ती ही तौर पे ही होगा, हाँ, वक्ती तौर पे ही सही होता है या सिर्फ बोलने तक ही सही बोलने तक के होता है। हद तक होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा था कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, वो जी निदा काशे। अच्छा, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म के अंदर ये होता है कि एक जापानीज कहावत भी है कि अगर पौधों को भी बार बार बुरा भला बुरा जाता है ना तो वो भी मुरझा जाते हैं। राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कांस्टेंट क्रिटिसिज्म ना सिर्फ ये कि आपकी रिलेशनशिप को खराब करता है, बल्कि उससे आपकी जो एक सेल्फ आइडेंटिटी है ना वो स्पॉइल होती है।
आपकी अपने ऊपर का जो सेल्फ वर्थ होता है वो खराब हो जाता है। और जब इंसान अपने आप के अंदर जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, तो एक डिस्ट्रॉय शख्स जो है ना किसी अच्छे रिलेशनशिप को भी नहीं रख सकता, यानी उसका अपने साथ रिलेशनशिप इतना खराब हो चुका होता है कि वो दूसरे के साथ तो रिलेशनशिप रख ही नहीं सकता फिर। और वो किसी भी तरह का, अच्छा कहते हैं हेल्दी रिलेशनशिप तो होंगे, अब वो किसी भी तरह के हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, लेकिन हेल्दी नहीं हो सकते सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका अपने साथ जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है। राइट। अच्छा, तीसरा था मैनिपुलेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैनिपुलेशन मैंने दोनों चीज़ें की थी, सेकंड वाला भी और ये थर्ड मैनिपुलेशन भी किया था। सेकंड वाला तो निदाबाजी ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। मैनिपुलेशन में सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ना मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप सिर्फ टॉक्सिसिटी आपकी उस बंदे के साथ तो होती है, लेकिन उसके साथ आप ना 2-3 रिलेशनशिप्स और ख़राब कर रहे होती हैं, क्योंकि आप जब बातों को मैनिपुलेट करके दूसरों के सामने पेश करेंगे तो वो थर्ड पर्सन फिर फोर्थ पर्सन ये सारी चीज़ें पर अफेक्ट होती हैं। तो इससे सिर्फ एक 1-to-1 टॉक्सिसिटी नहीं होती है कि चले आप किसी ने आपके साथ क्रिटिसाइज़ किया तो आपकी सिर्फ उसके साथ टॉक्सिसिटी है, उससे रिलेशन आपका ख़राब है। मैनिपुलेशन में फिर आप जितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे और बातें चेंज करके या बना के दूसरी चीज़ तस्वीर का दूसरे लोग दिखा के बातें करेंगे, तो उसमें फिर सारे रिलेशनशिप आते हैं और फिर वो ज़्यादा खराबी का बायस करता है। राइट, मिर्च मसाले लगा के लोगों की आदत होती है। अच्छा, उसके बाद है कंट्रोलिंग बिहेवियर, वो किसी ने भी इसमें ऐड नहीं किया। कोई एक ये बताना चाहे कि जिन्होंने नहीं किया क्यों नहीं किया? कंट्रोलिंग बिहेवियर तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, बल्कि ये क्या कहते हैं आपको काफ़ी हद तक डैमेज करती है। जी मरियम। जी सर, मुझे लगता है कि कंट्रोलिंग बिहेवियर भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है टॉक्सिक रिलेशनशिप का, बिकॉज जो सामने वाले है, सामने वाले की बात की, सामने वाले की व्यू पॉइंट की, ये इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो नेचुरली इस तरह रिलेशनशिप आगे मे बी चल सकता है, बट हेल्दी वे में नहीं चल सकता। ट्रू। लेकिन कंट्रोलिंग बिहेवियर जो होता है ना, वो ये बंदा इतना ख़तरनाक इसलिए होता है बिकॉज वो डायरेक्टली इस बात को क्लेम कर रहा है कि आई जस्ट डोंट केयर अबाउट यू। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो किसी हद तक पैम्पर करके की जाती हैं, सैंडविच बना के ऊपर नीचे कुछ मसाले लगा के कुछ चटपटा बना के चीज़ों को किया जाता है, मैनिपुलेट भी ढका छुपा होता है। लेकिन कंट्रोलिंग बिहेवियर जो होता है ना, बिल्कुल ओपन होता है। जैसे हमें कहा गया है कि शैतान हम मुसलमानों का खुला दुश्मन है, इंसान का खुला दुश्मन है। तो इसी तरह से जो कंट्रोलर लोग होते हैं ना, ये इसी तरीके से बिहेव करते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई कि देखें, हर इंसान जैसे आप तमाम लोग हैं, आपके लिए कहीं पे कोई चीज़ मायने रखती है, कहीं पे कोई चीज़ मायने रखती है। आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, ये चीज़ जो है वो कम ख़तरनाक है, लेकिन सबका जो एक माइंडसेट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। या उसकी जो वजह सबसे बड़ी होती है वो ये होती है, या तो हमारा सोचने और देखने का ज़ाविया डिफरेंट होता है, या तो हमारा माइंडसेट ही डिफरेंट होता है। और दूसरा कि हम इन्वायरमेंट पे भी जो है वो डिपेंड करते हैं कि हमें इन्वायरमेंट ऐसा मिला होता है कि हमें कोई चीज़ जो वो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, तो दूसरे शख्स के लिए वो जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसका उस हवाले से होता है। इसी तरह से हमने जो इमोशंस पढ़े थे उसमें भी यही बात थी कि किसी के लिए कोई इमोशंस जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखते, किसी के लिए वो इमोशंस जो है वो ऐसे होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी उसको अपने सर पे एक बोझ बना के बैठ जाता है। तो बहरहाल अभी हम आगे रिलेशनशिप के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी और हमें ये पता चल जाएगा जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल बंदा होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक बंदा होता है, वो क्या होता है, कौन होता है, और उससे हम बचेंगे कैसे, हमारी क्या प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेल्दी वर्सेस टॉक्सिक रिलेशनशिप की। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रिलेशनशिप होता क्या है आप लोगों के हिसाब से? व्हाट इज़ रिलेशनशिप? एक वर्ड में आप मुझे जल्दी से बता दें। आप सब एक एक करके आप माइक खोलें, सिर्फ वन वर्ड में बता दें, दैट्स इट। कोई सेंटेंस नहीं, कोई कहानी नहीं, एक वर्ड में बता दें आपके लिए रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इट कुड बी एनीथिंग, ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंस हो, सपोर्ट हो, व्हाटएवर। जी स्टार्ट करते हैं। सर मेरे तो खूनी रिश्ता जहन में आ रहा है। अच्छा ठीक है, ब्लड रिलेशन नहीं, बट बात यह है कि प्रॉपर्टी ऐसी क्या होनी चाहिए उसमें? आप कहते हैं कि ट्रस्ट होना चाहिए, या उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? सर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, वैल्यू
गिविंग वैल्यू। गिविंग वैल्यू, राइट। और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले तो ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट का मतलब ये है कि मेरा एक फ्रेंड है और मैं घर पे हूँ, वो एकदम से मुझे कॉल करता है कि यार मैं ज़रा परेशान हूँ, फटाफट आ जाओ। ना मैं उससे कोई सवाल पूछूंगा क्या हुआ, ना कुछ, मैं उससे बोलूँगा तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। दैट्स द ट्रस्ट। मुझे पता है वो कोई परेशानी होगा और वो मुझे बुला रहा, ये ट्रस्ट। रिस्पेक्ट की कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप में से? रिस्पेक्ट क्या है? ट्रस्ट का तो मैंने आपको बता दिया। और अगर सर, किसी ने ट्रस्ट कोई जुमला भी कह दिया तो उसको एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट करना। वो रिस्पेक्ट है, बिल्कुल। अगर किसी ने आपको, कोई बड़े हैं या वॉटेवर जिससे आप जो है वो बहुत उनसियत है, वो आपको कोई गुस्से में कोई ऐसी बात कह दे तो आप रिस्पेक्ट में आप खामोश रहें, क्योंकि हो सकता है वक्ती तौर पे वो गुस्सा हो और अगर आप उसका रिस्पॉन्स रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप हमें लगता है ये है, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि कुछ सराउंडिंग्स, कुछ इन्वायरमेंट बन ऐसे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स जो है वो ऑफिस में बहुत परेशान है, उसके बॉस को उसको परेशान कर रहे हैं, उसको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली हुई है, व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और घर में आके गुस्से में रहता है हर वक्त। अब घर वाले कहते हैं यार ये अजीब क्रिटिकल किस्म का आदमी है, घर आता है एकदम चीखना शुरू कर देता है, किसी की बात नहीं सुनता। तो बात यह है कि वो बंदा क्रिटिकल नहीं है, उस वक्त उसकी कंडीशन क्रिटिकल चल रही है। तो हमें यहाँ पर उसको समझने की ज़रूरत है। तो जब भी हम क्रिटिकल लोगों को समझते हैं, उससे पहले हम रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं कि अगले बंदे के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है और हम रिलेशनशिप के अंदर किन प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है ना। एक ट्रस्ट उसमें एलिमेंट आता है, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट आता है, फिर दूसरी बात एक लव हमारे अंदर, एक अफेक्शन का जो है वो एक एलिमेंट आता है। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन। अगर जो दो लोग आपस में बात ही कोई नहीं करते तो वो फिर रिलेशनशिप तो कोई नहीं है। एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, मुँह उधर कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप के अंदर एक कम्युनिकेशन का एलिमेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है लॉयल्टी, एक दूसरे से लॉयल होना, चीट ना करना, ठीक है, धोखा ना देना, झूठ ना बोलना, ये लॉयल्टी है। और एक और आती है हमारे पास सपोर्ट। अगर एक शख्स जो है वो कुछ करना चाहे तो दूसरा शख्स उसको सपोर्ट करे, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमूमन घरों में ख़वातीन जो है वो चाहती हैं कि वो जॉब करें, या चाहती हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस करें, या चाहती हैं वो फर्दर एजुकेशन हासिल करें, तो मर्द को चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। अगर घर का माहौल ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड कह लें, ये हमारा कल्चर है, नॉट ट्रेंड, बेसिकली इट्स अ कल्चर, कि भाई बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, तो सपोर्ट कुड भी कि आप उनको ऑनलाइन जो है वो MBA करवा लेंगे, व्हाटएवर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब तो किसी भी चीज़ में रोकथाम नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर होनी चाहिए। ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, लव है, कम्युनिकेशन है, लॉयल्टी है और सपोर्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हेल्दी रिलेशनशिप, हाउ इट फील्स लाइक। सबसे पहले तो उसके अंदर सेफ्टी जो है वो फील होती है, ठीक है, कि आप सेफ़ है उस रिलेशनशिप के अंदर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई आँच नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं रिस्पेक्टेड। जो ऐसी बात है वो जो हमने पहले यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ी थी कि एक रिलेशनशिप में क्या होता है, तो वही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर आप फील कैसा करते हैं। बेसिकली आप अपने आप को सेफ़ फील करते हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्टेड फील करते हैं, आपको वैल्यू दी जा रही होती है, आपकी बात सुनी जा रही होती है, यू बीन हर्ड, और आपको सपोर्ट किया जा रहा होता है, सपोर्टिव। अब ये रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं? ये मैरिज होता है, बेसिकली आपके जो पार्टनर्स होते हैं, स्पाउस होते हैं, उनके आपस में जो रिलेशन होता है, ये वो हेल्दी रिलेशनशिप होता है। फ्रेंड्स का आपस में एक रिलेशनशिप होता है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का होता है। उसके अलावा वर्क स्पेस में आपके कलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, ठीक है, आपके सीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके साथ आपका वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप होता है। और उसके अलावा आपके स्कूल्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं। और फिर बिज़नेस में आपके बिज़नेस में क्लाइंट्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है, उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है अगर वो हेल्दी रिलेशनशिप है तो,
ठीक है। अब इसमें जैसे हम घर की डोमेस्टिक बहुत सारी मिसालें जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो अगर हम बिज़नेस की मिसाल लें तो उसमें होता यही है कि अगर हम कोई सर्विस किसी बिज़नेस को दे रहे हैं, ठीक है, किसी शख्स को दे रहे हैं, तो वो आपके पास जब आता है आपसे सारी इंक्वायरी ले लेता है, उसके बाद चला जाता है, आपको बिज़नेस नहीं दे रहा होता है, तो वो क्या होता है, वो आपका हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता उसके साथ। अब उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप कुछ ऐसी टर्म्स बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देते, अब आहिस्ता आहिस्ता वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे होते हैं। मैं एक आपको आउटसाइड डोमेस्टिक केसेस जो है वो बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आप एक NDA साइन करवाते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें आप अपने कस्टमर को चीज़ें देते हैं और कस्टमर आपको कुछ चीज़ें देता है, ठीक है। और वो NDA ये कहता है कि जो मैंने आपको चीज़ें शेयर की हैं, आप मार्केट में जाके हमारे कॉम्पिटिटर को शेयर नहीं करेंगे, और वो बिजनेसमैन हमें कहता है कि भाई हमने जो आपसे शेयर किया वो आप हमारे कॉम्पिटिटर को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आएँ तो ये जितने भी ऊपर हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, चाहे मैरिज है, फ्रेंडशिप है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें भी इसी तरह होता है, लेकिन बस डॉक्यूमेंट नहीं होता, जिसको हम NDA कहते हैं। वो आपकी ज़बानी कलामी बातें होती हैं जिससे आप एक दूसरे को सिक्योर, सेफ़, रिस्पेक्टेड, वैल्यूड और हर्ड फील कराते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होती हैं उसको समझाने की आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक अलग जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं, हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमें इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम बेसिकली बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे। इज़ इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक क्लियर है? थम्स अप दे के बता दीजिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन हियर। जी जी सर, आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकते हैं कि हम पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी बना सकते हैं? जस्ट अ फ्यू टिप्स, दैट्स इट। देखिए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो होता है ना, वो बड़ा ही नाजुक भी होता है और इमेच्योर होता है, ठीक है। दो बड़े लोग होते हैं ना, तो वो मैच्योर्ड होते हैं, तो वो समझते हैं। कोई एक शख्स अगर गलती कर देगा तो वो समझ जाएगा, लेकिन बच्चा जो है ना उसको नहीं समझ पाएगा, ठीक है। उसका सबसे बेहतरीन हल है कि स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर चाइल्ड, ठीक है। आप उसको वक्त जितना ज़्यादा दे सकते हैं आप उसको उतना ज़्यादा वक्त दें। दूसरी चीज़, आप उसके साथ खेलें, मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह, टैबलेट्स उनको ना दें। आप कोशिश करें उनके साथ कार्ड प्लेस गेम्स खेलें, उनके साथ एक्सरसाइजेस करें, डेली एक्टिविटी करें। अगर आपके लड़की है तो आप उसको अपने साथ किचन में इन्वॉल्व करें, नो मैटर अगर वो 3 साल की 4 साल की भी है, आप उसको थोड़ा सा आटा दें, उससे बोलें बेटा बनाओ और मुझे दो, और उसके बाद यू कुक दैट रोटी छोटी सी, और उसके बाद आप उसके साथ उसको शेयर करें खाएं। तो दैट्स द एक्टिविटी। इसी तरह से लड़कों की एक्टिविटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सबसे बेस्ट थिंग इज़ कि आप उनको डेली कम से कम 1 से 2 घंटा तो कम से कम आप उनको दें। फिर रात को आप उनके साथ स्टोरीज शेयर करें। आप जितना उनको वक्त देंगे आपका रिलेशनशिप उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको उनके फ्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनके कितने फ्रेंड्स हैं, उनका नाम क्या है, उनकी आदतें कैसी हैं, ठीक है। और जब आपको उनके बारे में पता चले तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उनके पेरेंट्स से एक दफ़ा मिले ज़रूर, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स से मिलेंगे तो आपको फिर सब पता चल जाएगा कि उनके बच्चों की क्या आदतें होंगी एंड ऑल दैट। तो उसके हिसाब से फिर आप उनके साथ जो है वो चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा मिस निदा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यू रेज द हैंड। अच्छा जी, अब हम पहले से हैंड रेज था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हेल्दी वर्सेस टॉक्सिक रिलेशनशिप। बहुत सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ट्रस्ट, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में सबसे पहले ट्रस्ट आता है। इसमें आपने पिछली जितनी भी जो है वो स्लाइड्स देखी हैं, इसमें सबसे पहले ट्रस्ट लिखा हुआ था, व्हाट इज़ रिलेशनशिप। दूसरे नंबर पर जो स्लाइड आई थी उसमें भी सेफ़ यानी ट्रस्ट होगा तो सेफ़ फील करेंगे ना साथ में। उसके बाद ये तीसरी स्लाइड आई जिसके ऊपर सबसे पहले ट्रस्ट है। तो जब भी कोई रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो ट्रस्ट के ऊपर ही बिल्ड होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। रिस्पेक्ट उसके बाद आता है, कम्युनिकेशन बाद आता है, सपोर्ट बाद आता है, बाउंड्री, हर चीज़ उसके बाद आती है। सबसे पहले ट्रस्ट आता है। जब दो लोग शादी करते हैं तो ट्रस्ट ये होता है कि सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे। फिर बात कैसे करेंगे, बाउंड्रीज़ कैसी होगी, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये सारा कुछ बाद में आता है। सबसे पहले ट्रस्ट आता है।
जब कोई बिज़नेस डील होती है तो सबसे पहले ट्रस्ट ये होता है कि मेरा क्लाइंट मुझे पैसे देगा, और क्लाइंट का ट्रस्ट ये होता है कि जो मैंने इससे मांगा ये मुझे करके देगा। ठीक है, इसी तरीके से स्कूल्स में, इसी तरीके से कोई जॉब करता है तो उसका ट्रस्ट ये होता है कि कंपनी ने मुझे हायर कर दिया, मुझे सैलरी मिलेगी, और कंपनी का ये ट्रस्ट होता है कि यार ये एम्प्लॉई जो मैंने हायर किया ये मुझे बेहतरीन काम करके देगा। तो सबसे पहले अगर आपने किसी रिलेशनशिप में कुछ देखना है तो आपने ट्रस्ट देखना है कि ट्रस्ट मेरा इनिशियली बिल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं किसी से और हम लोग बहुत सारी चीज़ें, भाई ये मुझे सुनता है, मुझे समझता है, बहुत अच्छी बात है, फ़लाँ 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 फ़लाँ, लेकिन ट्रस्ट आपके दिमाग में क्या, ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ। अगरचे तो आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप उस रिलेशनशिप में ना जाएं, इट्स बेटर। ठीक है, वो बेहतर रहेगा। अगर ट्रस्ट आपको पहले ही उसमें हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार उनसे मिल के हो जाता है कि यार ये बंदा जो है धोखा नहीं देगा, ये ट्रस्टेबल है। इसी तरीके से हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, किसी भी तरह का बिज़नेस करते हैं, तो अमूमन रेफरेंस बेस्ड काम हो रहा होता है। ठीक है, रेफरेंस बेस्ड कैसे काम होता है कि यार मैंने किसी का कोई प्रोजेक्ट करके दिया तो उसने अपने फ्रेंड को कहा कि इससे ही ये काम करवाना, ट्रस्टेड बंदा है। तो हर चीज़ की शुरुआत ट्रस्ट से होती है। ठीक है, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का साइन है। टॉक्सिक में डेफिनेटली वो कांस्टेंट सस्पिशन होता है, वो सारी ट्रस्ट उसमें नहीं होता। दूसरे नंबर पे आ जाता है रिस्पेक्ट। ठीक है, जब ट्रस्ट होगा तो उसके बाद रिस्पेक्ट आएगी। ये सारी चीज़ें जो है ना एक प्रॉपर क्या कहते हैं, अलाइन की गई है, मतलब ये रैंडम नहीं है। तो इसलिए अगर आप उसको नोट करना चाहें तो उसको कीजिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी जहन में आता गया और लिखते चले गए। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ओपन कम्युनिकेशन, ये हर चीज़, पहली चीज़ दूसरी से, दूसरी पहली से कनेक्टेड है। सबसे पहले आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो उसके बाद रिस्पेक्ट आएगी कि वो शख्स, ट्रस्ट तो आपने कर लिया ना, अब आपस में आप लोगों का रिस्पेक्ट है भी या नहीं। अब ट्रस्ट हो गया लेकिन बात करने का तरीका वैसा है नहीं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। ये दूसरी सीढ़ी आपकी। ठीक है जी, रिस्पेक्ट का होना ज़रूरी है ये हेल्दी रिलेशनशिप में, और टॉक्सिक होगा तो डिसरिस्पेक्ट करेगा। तीसरे नंबर पे आता है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हर शख्स ओपनली बता दे कि दिस इज़ द थिंग दैट आई डोंट लाइक। ठीक है, या मुझे ये करना पसंद नहीं है। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए बिल्कुल। और दूसरा ये कि आप को अगर कोई काम है या कोई चीज़ उससे डिमांड कर रहे हैं सामने वाले शख्स से, तो आपने वो भी ओपनली बता देना। मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैनिपुलेट और कंट्रोल को हम बहुत ही डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से टॉक्सिसिटी जो है वो स्टार्ट होती है और एक्सट्रीम जाती है। ठीक है, तो ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आता है सपोर्ट के बाद आता है कंट्रोल टॉक्सिक रिलेशनशिप में। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि बीवी जो है वो कुछ करना चाह रही है, उसको सपोर्ट देने के बजाय उसको कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं तुम घर पे बैठो। ठीक है, नहीं, सपोर्ट देने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हो सकता है कि सामने वाला शख्स आपसे कुछ ऐसी डिमांड कर रहा है जो उसके हक़ में बेहतर नहीं है और आपको पता है, तो आप वहाँ पे कंट्रोल ना करें, आप उसको सपोर्ट दूसरे तरीके से कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप छोटा बेटा है, बेटी है जो कि 4 साल की है, वो कहती है भाई मुझे टैबलेट चाहिए, बट हमें पता है कि टैबलेट बच्चों को देने से क्या होगा, वो 24 घंटे टैबलेट में लगे रहेंगे और उसमें फिर कुछ ऐसी एडवर्टीज़मेंट चीज़ें भी आती हैं जिससे वो गलत चीज़ें सीखेंगे। तो आप उनको कंट्रोल करने के बजाय उनको सपोर्ट करें। क्या करें, टैबलेट के बजाय कुछ ऐसे टॉयज़ दूसरे ला कर दें जो टैबलेट जैसे हों। बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स आते हैं जिसके अंदर कुछ लर्निंग मटेरियल होता है, तो आप उनको वो ला के दे दें। इस तरह से आप उनको सपोर्ट करें, लेकिन आप उनको कम से कम जो है वो कंट्रोल ना करें। इस तरह से कंट्रोलिंग जब भी आती है ना, सामने वाला शख्स चिढ़ जाता है, चाहे वो किसी भी एज में आए। ठीक है, अच्छा, आप इसको रिलेट भी आप लोग कर पा रहे होंगे अपने बचपन से भी और अभी से भी। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है बाउंड्रीज रेस्पेक्टेड, कि बाउंड्रीज़ जो है वो सामने वाले शख्स की रिस्पेक्ट उसकी की जाए। और टॉक्सिक में ये होता है कि बाउंड्रीज़ को वायलेट किया जाता है। ठीक है, अब बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, कुछ भी हो सकती है। अब इट कुड बी एनीथिंग। मैं अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हूँ और कोई शख्स आता है और मेरा चार्जर उठा के ले जाता है। ठीक है जी, अब वो मेरी एक बाउंड्री ये बनी हुई है कि भाई मेरा चार्जर है, आप आओ मुझसे परमिशन लेके चले जाओ। ठीक है, लेकिन वो आता है, उसको वायलेट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, या बग़ैर मुझसे पूछे मेरा केबिन खोल के वहाँ बैठ के वो मीटिंग कर रहा है। मैं आया तो मैंने देखा मेरे रूम के अंदर 4 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं।
तो ये बाउंड्रीज़ को जो है वो वायलेट करना होता है। अब यही चीज़ें घर में भी हो सकती हैं, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाउस जॉब कर रही हैं, मतलब ऑनलाइन कोई फ्रीलांसिंग कर रही हैं और आप बैठी हुई हैं और उस टाइम पे ही घर में शोर होना शुरू हो गया, हालांकि सबको पता है कि इस टाइम पे आपका काम होता है, आप इस वक्त कनेक्ट होती हैं क्लाइंट्स के साथ, तो यहाँ पे वो वायलेशन हो रही है आपकी बाउंड्रीज़ की। तो यू हैव टू कट क्लियर दिस एज वेल। तो इसको बाउंड्रीज़ को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बाउंड्रीज़ को प्रॉपर तरीके से सेट किया जाता है। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि चाहे दो लोग आपस में उन्होंने कोई काम, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये काम इस शख्स का है और ये काम दूसरे शख्स का है। बाद में बैठ के उसमें अकाउंटेबिलिटी ये हो कि तुमने ये किया, मैंने ये नहीं किया, ठीक है, इसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। उसका एक प्रॉपर एजेंडा बनता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन बाद में होता क्या है, वो ब्लेम शिफ्टिंग होती है। किसी एक शख्स ने काम नहीं किया, वो सारी चीज़ दूसरे पे डाल देता है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप का पार्ट होता है, ठीक है। तो साथ में बैठ के चीज़ों को अकाउंटेबल करना ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं इनकरेजमेंट और क्रिटिसिज्म। कोई काम अगर कोई शख्स करता है, अगर उसमें कोई खामी भी है तो उसको इनकरेज किया जाता है, ठीक है, उसको इनकरेज किया जाता है। मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है? नहीं सर, ब्लैंक हो गई है। अब आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। अच्छा ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इंकरेजमेंट की और क्रिटिसिज्म की। इनकरेज करना किसी भी चीज़ को, चाहे उसमें खामी ही क्यों ना हो, वो ज़रूरी होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप में। और अगर उसमें कोई क्रिटिसिज्म है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फौरी तौर पे उसके अंदर उसको क्रिटिसाइज़ करें, अब उस वक्त खामोश हो जाएं, बाद में आहिस्ता से उसको बता दें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिसाइज़ करना उसका भी एक तरीक़ेकार होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इमोशनल सेफ्टी और इमोशनल एग्जॉशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं और आपके साथ ये ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं ये सही नहीं होती, तो आप इमोशनली अपसेट होते हैं और उसके बाद क्या होता है, आप स्ट्रेस में जाते हैं और उसके बाद जो हमने शुरू में इमोशंस पढ़े थे उसमें से कोई इमोशन होता है जिसके अंदर आप स्ट्रक हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी ही चीज़ें पढ़ी हैं। हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि एक रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर जो है वो हमारी कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और हेल्दी वर्सेस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब मुझे एक यहाँ पे डिस्कशन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि कभी कोई ऐसी इंटरेक्शन हुई, कोई सिचुएशन हुई, व्हाटएवर आपका घर के अंदर या घर के बाहर, जिसके बाद आप इमोशनली ड्रेन्ड आपने अपने आप को फील किया। तो अगर आप में से कोई उसको शेयर करना चाहे, कोई वाक़या, 1 से 2 लोग, हम उसके ऊपर फिर उसको डिस्कस करेंगे कि वो टॉक्सिक था या वो एक जनरल सा कोई इवेंट था। सर मुझे प्रीवियस स्लाइड के बारे में कुछ एक चीज़ पूछनी थी। जी पूछिए। ये तो ओपन कम्युनिकेशन लिखा है आपने कि वो हेल्दी होता है, लेकिन अगर एक किसी की नेचर इंट्रोवर्ट है और वो नहीं करता अपने मतलब पार्टनर के साथ, तो फिर उसको हम किस तरह से इस तरह से, क्योंकि तो नेचुरली उसके साथ ये है ना कि वो इंट्रोवर्ट नेचर का, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, और दूसरा शख्स एक्सट्रोवर्ट है, वो अपनी हर चीज़ शेयर करता है, वो चाहता है कि दूसरा भी शेयर करे, लेकिन नहीं होता है ऐसा। तो फिर वहाँ तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, नेचर तो तब्दील नहीं कर सकते। देखें, कम्युनिकेशन का हमारा एक सेशन है जिसके अंदर हम सिर्फ कम्युनिकेशन पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जिस तरह से बच्चे होते हैं छोटे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, लेकिन स्टिल दे बिहेव लाइक अ किड। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, वो कभी अपनी ज़िंदगी में ओपन ही नहीं हुए होते, ठीक है ना। कभी उन्होंने इतना ज़्यादा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बोलने की आदत ही नहीं होती, लेकिन उनको बेसिकली आपको समझ के और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उनको समझना पड़ता है। अगर आप उनको ज़बरदस्ती बोलेंगे कि बोलो और वो नहीं बोलेंगे, वो क्या होगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो
इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनको फिर आपको समझना पड़ता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ता है और अकॉर्डिंगली आपको बिहेव करना पड़ता है। जिस तरह से बच्चे होते हैं, अब होता ये है कि उनके साथ उनको कोई उनकी फेवरेट चीज़ नहीं मिलती, चाहे वो खाने में हो या टॉयज़ में हो, वो मुंह फुला के हाथ बांध के कोने में बैठ जाते हैं, लेकिन अपने मुंह से बोल नहीं रहे। लेकिन आपको ये बात पता है कि ये क्यों ऐसे बैठा है। तो अगर आप किसी अपने लव्ड वन के साथ बैठे हुए हैं और आप वो नहीं बोल रहा, तो यू शुड बी नोइंग दैट कि यार इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है या इसको क्या चीज़ बुरी लगी है। ठीक है, बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं कि एक शख्स जो है वो समझ जाता है कि यार इसको इस वक्त चाय चाहिए, तो वो जैसे आपने एडवर्टीज़मेंट में भी देखा होगा, अक्सर उसमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि जैसे ही चाय ला के देखते हैं, सामने वाले के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उसके बाद हल्की सी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं, वो बोलना ही नहीं चाहते, उनकी आदत नहीं होती, तो उसको आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि आप में से कोई शख्स जो है वो बताना चाहेंगे कि कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे आप इमोशनली ड्रेन्ड हो गए थे। जी मिस फरहा खान, बताइए। जी मिस मरियम, आपने हैंड रेज़ किया, बताइए। जी सर, मेरे साथ अक्सर ये होता है जब मैं अपनी मेरी एक टीन डॉटर है, शी इज़ 13। इट्स बिन अ फ्यू, आई थिंक 1 साल 1.5 साल ही हुआ है, कुछ मंथ्स ही हुए हैं, जब मैं उनसे कोई कॉन्वर्जेसन करने जाती हूँ और शी लाइक उसका प्लान होता है, शी वुड नॉट लिसन ना, जहन बना के बैठी होती है, तो मैं जितना भी बात कर लूँ उसकी भलाई की हो जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आई फील टायर्ड, यू नो, देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग टू हर एनी मोर। तो उस वक्त मैं बहुत इमोशनली ड्रेन हो जाती हूँ। समटाइम्स स्नैप भी कर जाते हैं, समटाइम्स यू नो अपने आप को होल्ड बैक भी करते हैं, बट उस कॉन्वर्सेशन के बाद आई फील दैट नाउ आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। So do you think कि ये क्रिटिकल रिलेशनशिप में आता है? What do you think? क्रिटिकल तो नहीं, आई वुड नॉट से क्रिटिकल, आई वुड से अभी इट्स जस्ट द एज, उस वजह से प्रॉबेबली हो रहा है, बट इट डज मेक मी फील इमोशनली ड्रेन्ड। राइट, गॉट इट। तो ये तो वेरी कॉमन है, ठीक है। और कोई शेयर करना चाहिए? अच्छा, मुझे एक ये बात शेयर करनी थी। आप जब भी जैसे कि कहते हैं कि आप अपना कोई भी वाक़या शेयर करेंगे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, कोई भी मुझसे ऐसा पूछना है तो मुझे होता है कि हाँ, मेरे साथ हुआ है, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्टली पीछे याद नहीं आता कि मेरे साथ ये हुआ है। रिलेट तो नहीं कर इसमें पाते। क्या है, हाँ, मतलब मुझे रिकॉल नहीं होती चीज़ें कि मेरे साथ एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, लेकिन मुझे पता होता है कि ये हाँ, हुआ है, लेकिन मैं किसी को बताने लगूँ तो मैं बता नहीं पाती। तो ये क्यों होता है? मैं ये पूछना चाह रही थी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम, इसकी वजह से होता है। अच्छा, पर जो आपका सवाल था, ये यूजुअली मुझे अपनी ना मदर के साथ मेरा जो रिलेशन है ना, उसमें होता है। मैं जब भी उनसे बात करती हूँ, मैं इमोशनली ड्रेन्ड हो जाती हूँ। उनको मेरा पॉइंट समझ में नहीं आता और मुझे उनका पॉइंट समझ में नहीं आता। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपने-अपने पॉइंट पे रहें, चाहें, लेकिन एक-दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें। बट उनको होता है कि नहीं, जो मेरा पॉइंट है वही सही है, तो मैं इसको चेंज करना चाहिए। अच्छा देखिए, तो मैं दिस एग्ज़ॉस्ट इज़ हो वेरी जाती हूँ। कॉमन, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन कि हम अपने पेरेंट्स को जब चीज़ें बताते हैं, ये एक जनरल सी चीज़ है, बिकॉज़ हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड स्कूल हैं। ओल्ड स्कूल का मतलब ये है कि बहुत पुराने वक्त के हैं, तो उनके वक्त में वो चीज़ें जो हमारे वक्त में है वो थी नहीं, ठीक है ना। इनफैक्ट कि उनके वक्त में बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं थे, तो बहुत सारे लोग उस वक्त के ऐसे हैं जो कि हाथ भी नहीं लगाते और उसको बुरा समझते हैं कि नहीं, हम तो ये खाएंगे ही नहीं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि अब मुझे जैसे आपने भी एग्जांपल दिया, मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी बात है कि इफ़ यू वांट टू शेयर कि उसमें जो है वो ना आपकी सुन रही थी ना आप उनकी सुन रही, समझ नहीं आ रही थी, क्या बात थी ऐसी कोई? मुझे अचानक से अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रही है, लेकिन अच्छा। रिसेंटली हुई थी मेरे साथ। मतलब तकरीबन रोज़ ही हो रही होती है किसी न किसी पॉइंट पर। मैं ये नहीं चाह रही होती कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें या मैं करूँ। मुझे होता है कि सिर्फ़ अंडरस्टैंड ही कर लें कि मेरा उनसे मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका मेरा अलग है, और हो सकता है कि मेरा ठीक और उनका भी सही हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे, एट बिल्कुल लीस्ट। ऐसे। देखिए, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है और उसमें ये होता है कि एज फैक्टर की वजह से भी होता है, और दूसरा वही मैंने आपको बताया ओल्ड स्कूल की वजह से है कि वो कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर हैं वो उनके नहीं हैं, प्लस ये कि जो एक्सपीरियंस उनका है वो आपका नहीं है।
उसमें देखें बेसिकली होता ये है कि जब आप उनके साथ बैठेंगे ना तो आप उसको डिफ़ाइन करें। और दूसरा ये है कि चूँकि अब जब हम बड़ों के साथ बैठते हैं तो अगर वो कोई बात ऐसी कहते हैं जो हमें समझ नहीं आती या हमें लगता है कि नहीं ये गलत कह रहे हैं और हमारी बात को एटलीस्ट सुने और समझें, तो उससे पहले आप उनसे कुछ ऐसे सवालात करें जिससे वो अपनी बात को मज़ीद एक्सप्लेन करें। ठीक है, मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं, ठीक है, और वो हर बार जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो कहते हैं कि ये तो बस ख़त्म हो जाएगी, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट कि मैं आपको बताऊँ कि जब रोबोट्स आए थे, मैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो IT से ही है और मैंने रोबोट्स और AI के ऊपर ही 20 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो जब रोबोट्स आए थे तो मैंने अपने वालिद साहब को बताया था, देखें ये रोबोट आए हैं, और तो उनका एक जुमला था, उन्होंने कहा मेहनत नहीं होती आज की नस्ल से कि रोबोट बनाएंगे इस छोटे छोटे कामों के लिए भी। तो फिर उससे कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा पता चलता है कि पुराने लोग जो होते थे ना वो मेहनत कश होते थे, अपने हाथों से काम करने वाले, और अगर मैं उनको अब ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा तो उसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा ये होता था कि उनको कोई नई चीज़ मैं बताता था कि मैंने जो है वो हम सोलर लगवाने का सोचते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो उस पे वो कहते थे कि नहीं, फिर वो कैलकुलेशन करते थे कि सोलर जो है वो फॉर एग्जांपल 1 मिलियन का लगेगा, 1 मिलियन आपके 4 साल में जाके पूरे होंगे, फिर बिजली का बिल जो है वो इतना आता है, उस हिसाब से देखा जाए तो आपने वो 4 साल का बिजली का बिल एक साथ दे दिया और उसमें बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, तो वो कैलकुलेशंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि मुझे ये पता चला कि वो बेसिकली सोचते किस पैटर्न से हैं। उस पैटर्न के हिसाब से फिर मैंने उनको समझाना शुरू किया। मैंने कहा देखें, आप जो कह रहे हैं कि ये 4 साल में ये कवर अप होगा, लेकिन सोलर पैनल जो हम लेंगे उसकी जो वारंटी है वो 25 साल की है, तो 4 साल में अगर कवर होगा तो मज़ीद हमारे पास 21 साल बचेंगे। तो इस तरह से जब उनको मैंने एक पैटर्न्स में समझाना शुरू किया तो उनके फिर बात समझ में आ गई आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले आप उनके जहन का जो हर इंसान के ना दिमाग का एक पैटर्न होता है, वो उस पैटर्न के हिसाब से ही सोचता है। तो अगरचे आपको वो पैटर्न समझ में आ गया तो बस फिर आपको अपनी बात समझानी समझ में आ गई है। तो आप कोशिश करें कि पहले उनके बारे में उनसे सुने, उनसे मज़ीद सवालात करें। तो सवाल का जवाब तो वो ऐसा नहीं है ना कि नहीं देंगे। जी अभी जो है ना मुझे याद आ गया, सुबह ही इस बात पे डिसएग्रीमेंट हो गया था कि ये था कि मेरे खुद के जो फादर हैं और मदर हैं वो मतलब बाहर रहते थे, मेरे फादर, और हम लोग यहाँ पाकिस्तान में होते थे। तो अभी कुछ शादी के ऊपर बात चल रही थी कि जो है ना अब्रॉड शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरे पर्सनल मुझे नहीं पसंद, कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, और मेरे भाइयों का भी और घर में भी किसी का भी कोई रुझान नहीं है इस तरफ कि किसी की लड़की को बाहर भेजे ना अब्रॉड। मेरी खुद की भी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मम्मा जो है ना ऐसी डिस्कशन हो रहा था तो मैंने कहा मुझे नहीं पसंद, मैं चाहती हूँ कि जो है ना आसपास सब लोग रहें। मम्मा कहने कि कुछ नहीं होता ये वो, और जो है ना आज तो हमारे ज़माने में मुश्किल था कि हम खत पत लिखते थे, ये होता था। आज के ज़माने में तो वीडियो कॉल्स हो जाती है। लेकिन मेरा अंदर से ओपिनियन था वो नहीं था कि ये बात नहीं हो सकती है कुछ। मेरा ये था कि एक साथ रहने वाला या एक जगह रहने वाला। तो मुझे कहा तुम कौन सा जाके लोगों से मिलती हो और वो करती हो, तो तुम्हें कौन सी ज़रूरत है इतनी जो है इस तरह करके उन्होंने किया। तो मैं वहाँ खामोश हो गई बिल्कुल, कि उन्होंने मेरा पॉइंट ही नहीं समझा, ना उन्होंने मेरी बात की वैल्यू को रिस्पेक्ट करी। आपकी फीलिंग्स वो नहीं समझ पाई बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें फिर यही है, आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो समझा सकती हैं और आप उनको कुछ केस स्टडीज़ निकाल के दिखा सकती हैं, इस टाइप के कुछ वाक़यात निकाल के आप दिखा सकती हैं ताकि वो बेसिकली उसको समझ सकें। लेकिन आपने उनसे ये नहीं पूछा कि बाहर भेजना क्यों ज़रूरी है। नहीं, हम बाहर देखना ज़रूरी नहीं, वो एक तरह से आ गया था ना प्रपोजल, तो उसके साथ डिस्कशन कर रहे थे। कोई इरादा नहीं है, उनका भी खुद का भी इरादा नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन हो रहा था इसमें ना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक ओपिनियन हमारा एक इस पे डिस्कशन करते हुए आ गया था। हालांकि उनका भी कोई इतना रुझान नहीं है, वो भी नहीं चाहती है बात। लेकिन सिर्फ इस पॉइंट पर कि मैंने उनको ये कहा तो उन्होंने मुझे आगे से ये कहा कि तुम कौन सा मिलती हो इतना और तुम्हें कौन सा करना है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मेरे पॉइंट को मैं समझ गया आपका पॉइंट। लेकिन इन सच डिस्कशंस जो है ना, जो सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस रहती है, यू आस्क क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे जवाब उन्हीं के सवाल में निकल आएगा और वो खुद ही उसमें बोलेंगे हाँ ये बात तो ठीक है। जब हम ये देखते हैं कि सामने जो है वो शख्स या तो आपकी बात ही नहीं मान रहे या फिर उनको समझ नहीं आ रही, तो द बेटर पॉइंट इज़ कि आप उन्हीं की कन्वर्सेशन को एक्सटेंड करें, टूल करें और उनसे कुछ ऐसे रिलेटेड सवाल पूछें बहुत ही पोलाइट मैनर पे
कि वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ ये जो मैंने फ़ैसला किया है ये ठीक किया है या नहीं किया। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। और ये कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग फर्दर और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको बेसिकली नेगोशिएशन स्किल्स के अंदर हम ऐड करते हैं। ये उसमें लाई करता है कि नेगोशिएट हम किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। नेगोशिएट क्यों करेंगे? नेगोशिएट इसलिए करते हैं हम अपनी बात को मनवाते हैं, और वो एक आर्ट है, ठीक है। जिस तरह से हम ऑफिस में या हम अपने बिज़नेस में जब अपने कस्टमर से बात करते हैं तो हम नेगोशिएट करते हैं। वो कहता है भाई मैं इतने पैसे दूंगा, हम कहते हैं नहीं भाई इतने होंगे, अब वहाँ पे नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से जब हम अपने किसी के साथ बैठे होते हैं डोमेस्टिकली, घर में दोस्त के साथ, तो वो बात करता है जिसको हम बहस व मुबाहिसा कहते हैं, उसको हम बेसिकली इस ज़ुमरे में लेके आते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ सर पर एक कंडीशन, सर एक्सक्यूज मी जी जी सर, एक कंडीशन मैं यहाँ बताना चाह रही थी, और उस कंडीशन के अंदर मैं जैसे एक आप समझ लें कि ड्रेन हो चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, शादी होकर जब ससुराल जाती है तो उसको वो सारी चीज़ें माननी होती है जो वहाँ के रूल्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो वहाँ जाकर उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाती है और वो चीज़ों को बोलना शुरू करती है कि ये हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता था, मैं इस तरह करना चाहती हूँ, इन द एंड आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है कि पूरा जो ससुराल का जो एक आप कह रहे हैं कि सिनेरियो है कि ये तो हमारे रूल्स हैं, आप हमें फॉलो नहीं कर रही हैं, ये या हमारे घर ये में तो नहीं होता, आपके घर में हाँ होता ये तो होगा, हमारे घर का हमारे है, यहाँ नहीं होता। आप जी जी आप हमें अपना नहीं रही हैं, या अकॉर्डिंग टू मतलब हमारे फादर के ये हमारे रूल्स बिल्कुल सही हैं, आप लोगों को कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर इमोशनली एक लड़की जो है ना बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। वहां फिर वो अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ उनसे बहस मुबाहिसा करती है, आर्ग्यूमेंट पास करती है, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब वो कहते हैं काम भी वैसा ही हो जैसे हम स्टेप्स कह रहे हैं, और इन द एंड रिजल्ट भी वही आए, और आप एक उर्फ नहीं कहें। ये अगर आप कहेंगी तो आप बदतमीज हैं और आप आर्गुमेंट पास कर रही हैं, हमारी बात नहीं सुनते। ये देखिए, ये केसेस तो हमारे पास बहुत आते हैं। देखिए ये डेथ एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो हम इसको लाई नहीं करेंगे। बेसिकली ये हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं। ये क्यों बनते हैं? ये टीवी प्रोग्राम्स से, मूवीज़ से, कल्चर से एक्सपायर होके फिर हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कुछ आपस में बातें होती हैं, और फिर लड़कों की ऑफिसेस में बातें होती हैं। लड़कियां बात करती हैं कि भाई मैंने तो ऐसे किया, तू भी जाके ऐसे ही करना। लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं ऑफिस में, यार मैंने तो ऐसे उसको दबा के रखा है, तुम भी इस तरह से घर जाके चौड़े हो ना। तो ये वो चीज़ें होती हैं बेसिकली। ये टॉक्सिक खुद ब खुद ये सिचुएशन बनती नहीं है, इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको बहरहाल हम लोग उसमें करते हैं, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। ये टॉक्सिक सर उसमें नहीं आता। एक बात, हाँ इसमें एक बात और आती है कि आप अकेले की वजह से पूरा खानदान या उस खानदान के रूल्स और रेगुलेशंस तो चेंज नहीं हो सकते। जिस तरह से एक ऑफिस में जब न्यू एम्प्लॉय आता है तो वो सारी चीजें अडॉप्ट करता है एडजस्ट होने के लिए जॉब, तो इसी तरीके से आपको भी यही सिनेरियो मिला है। आप भी दूसरे के घर में आए हैं तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी होंगी, चाहे हम सही हो या गलत हो। वैसे हम बिल्कुल सही हैं, हमारे रूल्स बिल्कुल सही हैं, और रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है। इवन ये भी होता है कि कभी कभी जो दूसरा बंदा एडजस्ट कर रहा होता है वो स्मार्टनेस और बाकी चीजों में ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसको ऐसा फील करवाया जाता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप जो है वो जीरो है। तो उस सिचुएशंस में बंदा ड्रेन हो जाता है। फिर वो कभी फ्रस्ट्रेट होके उनको रिप्लाई भी करता है, कभी नहीं भी करता, लेकिन करना क्या चाहिए ये नहीं पता। अच्छा, अक्सर ये नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल, बहुत नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है। और इसमें बेसिकली सबसे बड़ा गेम जो होता है वो आपके माइंडसेट और कम्युनिकेशन का ही होता है, और इसको हम करते हैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन। ये तो सिचुएशन है, इसको तो हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन और कंट्रोलिंग। मैनिपुलेशन और कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। मैनिपुलेशन जो होता है वो हिडन होता है और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। कंट्रोलिंग जो होता है वो ओपन होता है और डायरेक्ट होता है, ठीक है। अब मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप इमोशनल, आपके इमोशंस आपके फेस पे नहीं आ रहे जो आप कर रहे हैं, यानी आप इनडायरेक्टली सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और कंट्रोलिंग का मतलब है आप ओपनली किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं? मैनिपुलेशन और कंट्रोलिंग के बीच में क्या फ़र्क होगा? कोई ऐसी एग्जांपल है? एनीवन? हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं आपका नाम ले लूँगा।
कोई भी नहीं। देखें, मैनिपुलेशन जो होती है ना, दो तरीके से होती है, अच्छे वर्ड से भी होती है और बुरे वर्ड से भी होती है। हमें पता ही नहीं होगा कि सामने वाला शख्स जो है वो हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि सामने वाला शख्स हमारा बहुत ही जो है वो हमदर्द है, लेकिन वो हमें मैनिपुलेट कर रहा होता है। बहुत प्यार से हमसे बात करता है, सब कुछ करता है, लेकिन क्या करता है, हमें इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है, हमसे काम करवा रहा होता है, उसको मैनिपुलेशन में डालते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब सीधी सीधी कंट्रोलिंग है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, एक घर की भी दे देता हूँ, एक ऑफिस की दे देता हूँ। आपके बॉस हैं, आपने कोई भी प्रोजेक्ट करके दिया, वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, यार क्या ज़बरदस्त काम करते हो, बहुत बेहतरीन काम किया है, ज़बरदस्त काम हो। आपसे आपका प्रोजेक्ट ले लिया और पीछे से उसने अपने पॉइंट्स बढ़ा दिए और आपकी सिर्फ तारीफ़ करके और आपको बिठा दिया, ठीक है। आपकी तारीफ़ किए जाता है और आपसे काम करवाया जाता है, तारीफ़ किए जाता है, काम कराया जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है यार ये तो बहुत ही प्यारा बॉस है, मैं जब जाता हूँ वो खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाता है, लोग देख के बोलते हैं यार तुम बॉस तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। दैट्स अ मैनिपुलेशन। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि आप अपने बॉस के पास गए और जाके आपने उसके सामने प्रोजेक्ट रखा, उसने आपको शाउट किया, चीज़ बहुत अच्छी थी, काम वही था जो पहले किया था, लेकिन अब वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट आपको कंट्रोल कर रहा है कि तुमने इतना ये प्रोजेक्ट किया, जाओ ये वाला भी प्रोजेक्ट करके लाओ, वरना मैं तुम्हारी प्रमोशन नहीं करूँगा। तो दैट्स अ कंट्रोलिंग बिहेवियर। और मैनिपुलेशन जो है वो छुप के किया जाता है, कंट्रोलिंग जो है वो ओपनली किया जाता है। मैनिपुलेशन इनडायरेक्ट होता है और कंट्रोलिंग डायरेक्ट होता है। ये इसका बहुत सर कंट्रोलिंग में भी मैनिपुलेशन होती है ना? नहीं, मैनिपुलेशन लोग तो बोलते नहीं है और काम करवा लेते हैं अपना, तो वो भी तो कंट्रोलिंग ही है। वो फिर कंट्रोलिंग नहीं है, वो मैनिपुलेशन है ना। मैनिपुलेशन तो मैनिपुलेशन है, कंट्रोलिंग तो कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का मतलब है आप फोर्सफुली किसी से काम करवा रहे हैं और आपको पता है कि मुझसे फोर्सफुली काम करवा रहे हैं। क्या मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ। आपका बॉस जो है वो एक पावर में है, ठीक है ना, वो पावर में है और वो आपसे कह रहा है कि ये करके लाओ, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि आप आज रात 10 बजे तक तुमने यहाँ पे बैठना है। दैट्स द कंट्रोलिंग। वो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो आपको कमांड दे रहा है, रात 10 बजे तक तुमने बैठना है। मैनिपुलेशन का मतलब है यार रात 10 बजे तक बैठ जाओ प्लीज़ यार, ये कर लो, सुबह तक जो है ना काम हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। दैट्स अ मैनिपुलेशन। दोनों सिचुएशन में रात 10 बजे तक आप बैठने के कायल नहीं हैं, आपको नहीं बैठना, आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। 5 बजे आपकी ऑफ हो जाता है, लेकिन मैनिपुलेशन में वो आपको प्यार से बिठा रहे हैं, बैठ जाओ यार, कर लो यार। वो आपसे काम करवा रहा है प्यार से। दैट्स मैनिपुलेशन। आपको पता भी नहीं चल रहा। डायरेक्ट कंट्रोलिंग में वो कहता है तुमने हर हाल में 10 बजे तक बैठ के काम करना है। दैट्स द कंट्रोलिंग। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। वो हिडन है, वो इनडायरेक्ट है, ये ओपन है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टॉक्सिक पीपल। बाज़ औक़ात सर एक चीज़ और, मैं ये स्लाइड कंप्लीट कर लूँ फिर आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, टाइप्स मैनिपुलेशन क्या है? जी पूछें। जी सर, मैनिपुलेशन ये भी हो सकती है कि आप अपना किया हुआ सारा काम किसी और पे बर्डन मतलब डाल दें, ब्लेम कर दें। ब्लेमिंग जो कहते हैं ना कि किया खुद ने होता है, सारा बिगाड़ा खुद ने होता है और इन द एंड रिजल्ट होता है कि आपको बोला जाता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ये भी मैनिपुलेशन में आएगा? नहीं, ये मैनिपुलेशन में नहीं आएगा। ये मैंने आपको पीछे बताया था, ब्लेम शिफ्टिंग में आएगा। अकाउंटेबिलिटी इसका अपोजिट है, ठीक है। मैंने आपको कहा था यार लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखा कोई बात नहीं, मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है यार तुमने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, चलो ठीक। ब्लेम शिफ्टिंग का मतलब है आपने सारा ब्लेम सामने वाले पे डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सर मैनिपुलेशन और कंट्रोल की घर की एग्जांपल आपने कही थी, उसमें क्या है? आप उसी को चेंज कर लें, आप उसी को अपने घर में प्लान कर लें। सर मैं एग्जांपल दूं? जी दीजिए। कि अगर जैसे सास चाहती हैं कि ना रोटियां बहू ही बनाएं, तो एक तरीका ये है कि वो तारीफ करके कहें कि मुझसे अच्छी बेहतर रोटियां ये बना लेती है और सब तारीफ करें और बहू भी खुश हो जाए कि भाई मेरी तारीफ हो रही है और फिर रोटी की जिम्मेदारी वो खुश होकर उठा ले। दूसरी चीज़ ये है कि ना वो ये कहे कि ना रोटियां तो तुम्हें ही बनानी है, अगर खाना कोई और बना रहा है या मैं बनाई हूँ तो रोटियों की ड्यूटी तुम्हारी है। वो आपके ऊपर कंट्रोल। तुम्हें लायक किस लिए है रोटी बनाओ, तुम्हें लायक बेसिकली सही बात है ना। तुम्हें ख्याल रखना है ना शौहर की, शौहर का तो तुमने ही ख्याल रखना है, तुम ही बना के दोगी रोटी। तो ये भी है, बिल्कुल गुड एग्जांपल। ये तो और भी निकल आती है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं कि टॉक्सिक लोगों की पहचान क्या है। ये वो पहचान है
जो हमारे जहन में नहीं आती। मैनिपुलेटर तो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, मैनिपुलेटर तो एक पहचान। नार्सिसिस्ट, हर वक्त अपने बारे में सोचना, हर वक्त अपनी तारीफ़ करना, वो भी एक टॉक्सिक पर्सन होता है। हर वक्त अपने ही बारे में बोलते रहना। दूसरा ड्रामा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा लेकिन बैठ के ड्रामा, इधर की बातें उधर की बातें। चौथे नंबर पे आते हैं एनर्जी ड्रेनर। एनर्जी ड्रेनर खुद तो कुछ करना नहीं है और सामने वाले के साथ बैठ के जो है उसकी एनर्जी ड्रेन किए जा रहे हैं, ठीक है, यानी सामने वाले को कोई काम ही नहीं करने दे रहे, बस बैठे हुए उसके साथ बातें 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 बातें। दैट्स अ टाइप ऑफ टॉक्सिक पीपल। ये नुकसान ज़ाहिरी तौर पे कोई नहीं पहुंचाते लेकिन इनके साथ बैठने से हमारा जो वक्त ज़ाया होता है वो नुकसान पहुंचाना होता है। 5वें नंबर पे आते हैं क्रॉनिक क्रिटिक। क्रॉनिक क्रिटिक का मतलब वही है कि बार बार हर चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करना, बार बार ओवर डिस्कस करना एंड ऑल दैट। टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो हमें इफ़ेक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, हम एंग्जाइटी में जाते हैं। स्ट्रेस और एंग्जाइटी डिफरेंट है। स्ट्रेस फर्स्ट लेवल है, एंग्जाइटी उससे आगे बढ़ जाती है। उसके बाद फिर खुदा न खास्ता पैनिक अटैक्स होते हैं। उसके बाद आते हैं लो सेल्फ इस्टीम। हमारी सेल्फ इस्टीम बहुत कम होती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। काम करना होता है, वक्त होता है लेकिन कर नहीं पा रहे होते, बर्न आउट हो जाते हैं। इसके अलावा सेल्फ डाउट, हम चले जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं ये सही होगा नहीं होगा एंड ऑल दैट। इन लोगों के साथ अगर हम बैठते हैं तो हम इस मेंटल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं ख़ास यहाँ पे जो लिखी हुई है, मेंटल हेल्थ जो होती है ना, इससे ग्रेजुअली इफ़ेक्ट होती है, सडनली नहीं होती। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं कुछ अरसे से, इट्स ओके, इट्स फाइन, रिकवरेबल है। लेकिन अगर आप बहुत अरसे से हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डैमेज होती है। अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज़ की, डीलिंग टॉक्सिक पीपल, इनसे डील कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम बाउंड्रीज सेट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बाउंड्रीज सेट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉप एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। अगर आपको किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जस्ट शट योर माउथ, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है एक आध जुमला बोल दें, नहीं ये मैंने ऐसे किया था, उसके बाद बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जितना बोलेंगे सिचुएशन उतनी टॉक्सिक होगी, जितनी टॉक्सिक होगी आपकी एनर्जी डाउन होगी, सामने वाला तो पहले ही टॉक्सिक है ना। तो सबसे पहला आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें, ठीक है, ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं। अच्छा, हर किसी के साथ बाउंड्रीज़ भी सेट नहीं होती, ठीक है, हम कम्युनिकेशन में बाउंड्रीज़ को सेट करना भी सीखेंगे। दूसरा, बहुत एक्सेस है, आपको चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं लिमिट एक्सपोजर। आप उन लोगों से कम मिलें, कम बैठें, कम बात करें, कोशिश करें कि आप काम में ज़्यादा रहें, अपनी चीज़ों में रहें, मसरूफ़ दिखें, तो फिर लोग आपके साथ बैठेंगे भी कम, एग्जॉस्ट भी कम। कोई आपको पकड़ के हाथ पकड़ के बराबर में नहीं बिठाएगा कि बैठो मेरे साथ, ठीक है ना। अगर आप नहीं बैठेंगे तो डेफिनेटली आपका एक्सपोजर कम होगा उन टॉक्सिक लोगों के साथ और आपकी एनर्जी जो बहाल रहेगी। उसके बाद आ जाता है डोंट इंगेज इन द ड्रामा। अगर वो कोई गलत बात कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, उसका हिस्सा ना बने आप, ठीक है। चुगली तो वैसे ही गलत बात है। उसके बाद आ जाते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को आपने अपने स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कैसे स्ट्रेंथ करेंगे? अपनी नॉलेज बढ़ा के, पढ़ के, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करें अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, आपके चाहने वालों का। उसके बाद आ जाते हैं नो व्हेन टू वॉक। नो व्हेन टू वॉक का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक्सट्रीम हो गया अब हम यहाँ से उठ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये हम सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे इन डिटेल। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको अगले सेशन से कनेक्ट कर पाएँ कि हमने क्या पढ़ना है। उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। सबसे पहले सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर लेकर आएँ, जिससे आप अपने आप को बिल्डअप करेंगे सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस से। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ठीक काम किया है। सामने वाला कुछ भी कहता है, कितना क्रिटिसाइज़ करता रहे, आप मुस्कुराएं और ख़ामोश हो जाएं, बिकॉज सामने वाले को जब वो बात ही नहीं पता जो आपने की है तो फिर आपने एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं है। यू नो यू डिड वेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर आ जाते हैं अपनी नॉलेज, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस। नॉलेज बढ़ाएं, अपनी अवेयरनेस अच्छी करें और माइंडफुलनेस करें। तीसरा क्या होगा, ये आपका असाइनमेंट है, क्या है और क्यों है और उससे क्या फ़ायदा होगा और उससे सिचुएशन कैसे बेहतर होगी। ये आपका एक छोटा सा
असाइनमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको ये लिखा हुआ है, वही है जो मैंने पीछे बताया था, यही आपका असाइनमेंट है। एक्सप्लेन योर सिचुएशन विच यू आइडेंटिफाइड एज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, देन फाइंड वेज टू हैंडल द टॉक्सिक पर्सन, ठीक है। जो मैंने पीछे बताया थर्ड, वही है आपका असाइनमेंट। तो सो फार आज का सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, ठीक है, और टाइम भी पूरा हो गया है, पूरा 1 घंटा हो गया। तो अब आपको अगर कोई इसमें क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में ही शेयर कर दीजिएगा। असाइनमेंट आपको बता दिया है, टेम्पलेट कोई नहीं है, एक आपको फॉर्म मिलेगा, उसके अंदर डिटेल्ड मैसेज का ऑप्शन होगा, वहाँ जाके आपने उसको टाइप कर देना है, दैट्स इट। कोई टेम्पलेट नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई इमेज नहीं, ठीक हो गया। और सो फार इट्स ऑल डन। सर जी, एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप 10 to 15 मिनट्स बढ़ा दें इफ़ पॉसिबल। अब मेरा एग्जैक्ट 9 पे एक सेशन होता है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी बस 2 मिनट के बाद मेरा एक सेशन शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह हम कोई एक्स्ट्रा इसमें करेंगे, इट डजंट मैटर, इट डजंट सर मैटर। तो फिर क्लास थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लें, 15 मिनट पहले शुरू कर लें। हम एक एक्स्ट्रा सेशन रख लेंगे, कोई बात नहीं, वी कैन मेक तो भूल जाते हैं ना चीजें। विद एवरी क्लास जैसे हमें थोड़ा सा होता है कि शायद डिस्कशन इतनी खुल के नहीं हुई है या कुछ रह जाता है, सिचुएशन भी समझ नहीं आ रही होती है, इसलिए सर। मुझे खुद भी ऐसा हो रहा होता है कि ना आपकी क्लास मतलब स्लाइड पूरी हो जाए, हम समझ लें सारी चीज़ें जो आपने बनाई और जो क्लास में है, रादर कि हम सवालात करें और उस पर बैठ के कम्युनिकेट करें। लेकिन फिर भी ये चीज़ एक ज़रूरी समझती हूँ मैं कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, दैट्स एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मेकअप सेशन भी रख लेंगे, इट डजंट मैटर, मैं उसको प्लान कर लूँगा, इंशाल्लाह आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।